अर्बनपुर नाम के एक गांव में फलाना और दिमका नाम के दो भाई अपनी माँ के साथ रहते हैं। वैसे तो फलाना और दिमका की माँ गिरिजा देवी अपने दोनों बेटों से उतना ही प्यार करती है, लेकिन फलाना बड़ा है और एक जिम्मेदार बेटा भी। वो पूरी मेहनत से खेती करता है और कभी भी अपनी माँ को दुखी नहीं करता है। माँ, आपको किसी की जरूरत हो तो बता दीजिए, मैं बीज खरीदने के लिए शहर जा रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, लेकिन अगर तुम अपने साथ छोटे भाई को भी ले जाकर उसे थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ सिखा देते तो अच्छा होता। माँ, आप जानती हो मुझे उससे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दिमका हमेशा पीता रहता है और उसे शराब पीने के अलावा कोई भी काम नहीं आता है। इसी एक वजह से गिरजी अपने छोटे बेटे की कुछ ज्यादा ही फिक्र करती है। दिमका बेटा, पता नहीं मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम किसी बात का जवाब भी तो नहीं देते हो। तुम उस बात को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? सालों पहले दिमका की ही एक गलती की वजह से उसके पिता की मौत हो गई थी। इसलिए दिमका उस दिन से किसी से भी बात नहीं करता है और शराब पी पी कर खुद को कोसता रहता है। लेकिन इस बार अपनी माँ को इतना दुखी देखकर दिमका उन्हें उसके पिता की तरह खोना नहीं चाहता था। इसलिए अगले दिन से चुपचाप जाकर उसके हिस्से के खेत में काम करने लगता है। वो देखकर गिरिजा को बहुत खुशी होती है। ये चमत्कार कैसे हो गया माँ? मैं तो बस कुछ ही देर के लिए शहर जाकर आया था कल। मेरा छोटा बेटा उससे अनजाने में हुई एक गलती की वजह से परेशान है बस। वैसे तो वो दिल का बहुत अच्छा है। फलाना को अपनी माँ की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो इतना अच्छा बेटा बनने की कोशिश करने पर भी उसकी माँ शराबी दिमका की ही तारीफ कर रही है। तूने पिता को तो छीन लिया है, अब माँ को मुझसे दूर करने नहीं दूंगा तुझे। देखता हूँ तेरी फसल कैसे होती है छोटे भाई। ऐसे कहते हुए फलाना एक दिन चुपके से खाकर दिमका के खेत में शराब की नदियाँ बहा देता है। इस बात से अनजान दिमका अपनी फसल होने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों बाद दिमका के खेत में फसल तो होती है, लेकिन वो सिर्फ पत्तों वाले पौधे थे। उन पर ना कोई फल ना ही कोई सब्जी उग रही थी और सब देखकर कोई खुश था तो वो फलाना ही था। मुझे ठीक से नहीं पता, शायद इसी को कर्मों का फल मिलना कहते हैं, लेकिन ये कहने के लिए यहाँ पर कोई फल भी तो नहीं है। लगता है छोटे भाई ने पूरे मन से कोशिश नहीं की थी। चाहे जो भी हो, दिमका ने कोशिश तो की थी ना, और मेहनत भी थी। मेरे लिए इतना ही काफी है। फसल दोबारा मेहनत करने से भी हो सकती है। अपनी माँ की बात सुनकर फलाना का दिमाग फिर से खराब हो जाता है, लेकिन इस बार करने को भी कुछ नहीं था। वो अपने छोटे भाई की फसल तो पहले ही खराब कर चुका था। दिमका वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आकर उन पौधों को निकालकर दोबारा से कोशिश करने के लिए, लेकिन अगले दिन सुबह जाकर देखा तो उसके खेत में जो पौधे थे उन पर शराब की बोतल्स लटक रही थी। वो देखकर पहली बार दिमका के मुंह से कोई शब्द बाहर आता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस वक्त मैं नशे में तो नहीं हूँ,
फिर मुझे ये सब क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसे कहते हुए उन्हें यूं ही कुछ देर तक देखने के बाद दिमका सारी शराब की बोतल्स तोड़कर इकट्ठा करता है और ले जाकर बेचकर भी आता है। दिमका के पास अचानक से इतने सारे पैसे देखकर गिरिजा डर जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कोई गलत काम नहीं करेगा बेटा, लेकिन क्या मैं तुमसे ये पूछ सकती हूँ, तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले हैं? दिमका अपनी माँ को सारी बात बताता है, लेकिन किसी भी आम इंसान की तरह दिमका की माँ के लिए भी वो बात हजम करना मुश्किल था। इसलिए वो नाराज होकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन पास ही में खड़े उसके बड़े भाई को ना चाहते हुए भी उन बातों पर गौर करने की इच्छा होती है। क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है छोटे भाई? तुम्हें इस बात से क्या मतलब बड़े भाई? अपने काम से काम रखो ना। ऐसे कहकर दिमका वहाँ से चला जाता है और एक दिन गुजर जाने के बाद भी लौट कर नहीं आता है। इस बात से परेशान दिमका की माँ उसे ढूंढने निकलती है। तब गांव वाले कहते हैं कि उन लोगों ने दिमका को आखिरी बार उसी के खेत के पास देखा था। गिरिजा भी वहाँ पर जाकर देखती है और सिर्फ देखती ही रह जाती है, दिमका के खेत में लगे हुए शराब की फसल को देखकर। मुझे माफ कर दे बेटा, बात ही इतनी अतरंगी थी कि मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। मैं समझ सकता हूँ माँ, बात ही कुछ ऐसी थी, कोई भी यकीन नहीं करते। ऐसे दिमका धीरे धीरे बात करना सीखता है और शराब की फसल बेचकर अच्छे पैसे कमाता है। फलाना चाह कर भी ये बात किसी से भी कह नहीं पाता है कि दिमका के खेत में वो फसल उसी की वजह से हो रही है और हमेशा खुद को कोसता रहता है। जोलपुर नाम के एक गांव में नटवरलाल नाम का एक लड़का रहता है। नटवरलाल वैसे तो अपनी तरफ अच्छा बनने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चोरी करना उसके परिवार में साड़ियों से चलता आ रहा है। इसलिए वो ना चाहते हुए भी विरासत में मिली अपनी उस आदत से खुद का पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। मैं तुम्हारे भरोसे ही ये सब छोड़कर जा रही हूँ नटवरलाल, ध्यान रखना, मैं बस 2 मिनट में लौट कर आती हूँ। आप चिंता मत कीजिए मीना भाभी जी, बस 2 मिनट की ही तो बात है, मैं संभाल लूंगा। ठीक है कहकर मीना सिर्फ 2 मिनट के लिए वहाँ से जाती है। इसी बीच में नटवरलाल का मन बदल जाता है और नटवरलाल वहाँ से सब गायब करके भाग जाता है। मीना वापस लौटकर देखी तो उसकी दुकान आधी खाली पड़ी थी। नटवरलाल के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कहते हुए मीना नटवरलाल को गांव भर में ढूंढने लगती है और नटवरलाल उसके डर से जंगल में भाग जाता है। उस जंगल में एक जादूगर रास्ता भटककर परेशान हो रहा था। तभी उसे नटवरलाल मिलता है और वो उससे कहीं का पता पूछता है। तब नटवरलाल उस जादूगर को बड़े विस्तार में समझाता है। नटवरलाल की मदद से खुश होकर जादूगर उससे कोई भी एक इनाम मांगने को कहता है। तब नटवरलाल, हर वक्त मेरे पीछे कोई ना कोई पड़े रहते हैं जादूगर जी, अगर आप मुझे उनसे बचने के लिए कुछ दे दे तो वही मेरे लिए इनाम होगा।
जादूगर नटवरलाल को जादुई चप्पल देता है। उन चप्पल को पहनकर पानी पर भी चल सकते हैं और हवा की तरह तेज से भाग सकते हैं। लेकिन जादूगर नटवरलाल को एक चेतावनी देता है। उस चप्पल की ताकत को दिन में सिर्फ 2 ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लालच में आकर एक ही दिन में तीसरी बार इस्तेमाल करने की कोशिश करने पर चप्पल गुस्सा हो जाती है और सब काम उल्टे करवाती है। मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया हूँ जादूगर जी। मैं गलती से भी इसे तीसरी बार इस्तेमाल नहीं करूँगा। ऐसे कहते हुए नटवरलाल वहाँ से चला जाता है। गांव में अब भी मीना उसे ढूंढ रही थी। तुझे क्या लगा थोड़ी देर सबकी नजर से गायब हो जाएगा तो मैं भूल जाऊंगी? ऐसे कहते हुए मीना नटवरलाल के पीछे पड़ती है और वह अपनी जादुई चप्पल पहनकर वहाँ से भाग जाता है और भागकर जाकर नदी के बीच में खड़ा हो जाता है। तुम डूब क्यों नहीं रहे हो? क्या किया है तुमने? ये मेरे जादुई चप्पल का कमाल है। पानी हो या पहाड़, मैं कहीं पर भी चल सकता हूँ। ऐसे कहते हुए नटवरलाल मीना को अपने कर्तव्य दिखाता है और इस चक्कर में वो चप्पल का 2 से ज्यादा बार इस्तेमाल कर लेता है। तब वो चप्पल नटवरलाल की मर्जी के बिना ही उसे खींचकर मीना के पास लेकर आती है। तुम्हारी जादुई चप्पल तो सच में कमाल की है। तुम्हें अपने आप ही मेरे पास लेकर आ गई। अब तो नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कहते हुए मीना नटवरलाल को इतना पीटती है कि उसे अब खानदानी खुजली हो या सामने खजाना पड़ा हुआ हो, वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता है।